हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी व्लॉग्स विद शिवेंद्र। आज हम लोग एविडेंस एक्ट में 45 टू 51 विशेषज्ञों की राय एक्सपर्ट ओपिनियन को पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको पढ़ा दिया है कि कौन कौन से क्वेश्चन इसमें इम्पॉर्टेंट हैं। इसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। सामान्य नियम है कि साक्षी का मत या विश्वास सुसंगत नहीं है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इस नियम के कतिपय अपवाद अभिकथित किए गए हैं। इन अपवादों को बताने वाली धाराएं कौन सी हैं? तो कौन सी होंगी? 45 टू 51 क्या प्रावधान करता है? एक्सपर्ट ओपिनियन का, कि विशेषज्ञों की राय क्या है, विशेषज्ञ कौन है, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि किसी विशेष विषय में ज्ञान रखने वाला व्यक्ति ही विशेषज्ञ कहलाता है। ठीक है, तो ये 45 टू 51। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विशेषज्ञ की राय भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत सुसंगत है? तो किस में? 45 के अंतर्गत सुसंगत है। नेक्स्ट, धारा 45 साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत विशेषज्ञ की राय है क्या है? निश्चायक प्रमाण, सुसंगत नहीं है, ग्राह्य नहीं है, यह निश्चयात्मक प्रमाण नहीं है। तो यह निश्चयात्मक प्रमाण नहीं है। ठीक है, एक्सपर्ट ओपिनियन की भी राय को न्यायालय के द्वारा काटा जा सकता है, अब माना नहीं जा सकता। ये जरूरी नहीं है कि माना जाए एक्सपर्ट ओपिनियन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, जिन तथ्यों की न्यायिक अपेक्षा हो चुकी है उन्हें साबित करना आवश्यक नहीं है। सही है। सिविल मामलों में आचरण सिद्ध करने के लिए चरित्र प्रासंगिक नहीं है। सही है। इसके विषय में हम लोग आगे बात करेंगे, आगे के सेक्शंस में यह प्रावधान किया गया है। थर्ड है, विशेषज्ञों की राय न्यायालय पर बाध्यकारी है। नहीं, मैंने आपसे बताया कि विशेषज्ञों की राय न्यायालयों पर बाध्यकारी नहीं होती। ठीक है, तो न्यायालय चाहे तो इनकी बातों को काट सकता है या मना कर सकता है कि नहीं भाई, हम आपकी बातों को नहीं मानेंगे। ठीक, ये न्यायालय के ऊपर है। लास्ट है, आपराधिक मामलों में पिछला अच्छा चरित्र प्रासंगिक होता है। सही। तो कौन सा सही नहीं है पूछा गया, तो ऑप्शन सी आपका सही नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट, खोजी कुत्ते द्वारा खोजा गया साक्ष्य किस श्रेणी में आता है? तो ये किस श्रेणी में है? ये वैज्ञानिक साक्ष्य के अंतर्गत माना जाएगा। ये किस में बताया गया था? ये अब्दुल रज़्ज़ाक वर्सेस स्टेट का मामला था, उसमें ये चीज़ें बताई गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अन्य व्यक्तियों की राय बिल्कुल ही सुसंगत नहीं होती है, हमेशा सुसंगत होती है। सुसंगतता न्यायालय के विवेक पर निर्भर करती है, कुछ ही बातों के लिए सुसंगत होती है। तो कौन सा सही है? ऑप्शन डी, कुछ ही बातों के लिए सुसंगत होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए ये पेज थोड़ा सा धुंधला है, तो आप मेरे क्वेश्चन को समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन साक्ष्य विधि के अधीन श्रुति साक्ष्य के नियम का अपवाद नहीं है? ठीक है, अपवाद नहीं है। श्रुति साक्ष्य मतलब हियर से एविडेंस। ठीक है, इसका अपवाद नहीं है। तो कौन सा नहीं है? पहला है मृत्युकालिक कथन 32, ये है। रेस जस्टे सेक्शन 6, ये भी है। संस्वीकृति, ठीक है, संस्वीकृति कहाँ? 24 टू 30, ये भी है। विशेषज्ञों की राय, ये नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा कि एक्सपर्ट ओपिनियन जो है हियर से एविडेंस का अपवाद नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साक्ष्य विधि की धारा 45 में निम्न विषय में विशेषज्ञों की राय सुसंगत है। तो किस में सुसंगत है? पहला है विदेशी विधि, विज्ञान या कला के विषय पर, हस्तलेख या अंगुली चिन्हों के विषय में, और लास्ट है उपयुक्त सभी। तो क्या आंसर होगा? उपयुक्त सभी में। ठीक है, विशेषज्ञों की राय सुसंगत होगी। मैंने आपको 5 चीज़ें बताई थी 45 में, तो ये चीज़ें 5 चीज़ों में क्या क्या था? विदेशी विधि थी, विज्ञान, कला, हस्तलेख, अंगुली चिन्ह। ठीक, ये 5 चीज़ों में विशेषज्ञों की राय चाहिए होती थी। ठीक है, तो ये 5 चीज़ें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अधीन
इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक की राय सुसंगत तथ्य है, तो किस में है? तो 45A में ये सुसंगत तथ्य होगा। 45A कब जोड़ा गया? 2008 द्वारा इसको जोड़ा गया है। मैंने आपसे कहा था कि ये जो जोड़े गए हैं सेक्शंस, इनको जरूर याद करिएगा कि किस कब जोड़े गए हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि नार्को टेस्ट के अंतर्गत दिए गए कथन की प्रकृति क्या है? जो नार्को टेस्ट होता है, प्रकृति क्या है? यह एक साक्ष्य नहीं है, यह वैज्ञानिक साक्ष्य है, यह मौखिक साक्ष्य है, यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य है। यह कैसा साक्ष्य है? यह एक साक्ष्य नहीं माना गया है। किस केस के द्वारा? सेल्वी वर्सेस कर्नाटक राज्य का मामला था, जिसमें इसको असंवैधानिक तथा प्रतिबंधित कर दिया गया। ये देखिए, ये मामला था सेल्वी वर्सेस कर्नाटक राज्य का। इसमें नार्को एनालिसिस टेस्ट को क्या कर दिया गया? असंवैधानिक तथा प्रतिबंधित कर दिया, क्योंकि लोग इसका गलत यूज़ करने लगे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में डीएनए टेस्ट साक्ष्य में ग्राह्य है? तो किस में है? 45 में डीएनए टेस्ट को मान किया गया है। ठीक है, तो ये 45 में ग्राह्य है। चलिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 45 में विशेषज्ञ की परिभाषा नहीं दी गई है, अतः एक विद्यार्थी भी विशेषज्ञ हो सकता है। यह विचारधारा निम्न में से किस वाद में प्रतिपादित की गई थी? तो किस में की गई थी? यह कानपुर वर्सेस समीर गुप्ता व अन्य में ये प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सुमेलित करना है, सुमेलित नहीं है, ध्यान रखिएगा, यहाँ नहीं शब्द यूज़ हुआ है, नहीं है। तो देखते हैं, अपराध की स्वेच्छा और सीधी अभिस्वीकृति क्या होती है? स्वीकृति नहीं, गलत है। ठीक है, स्वीकृति नहीं होगी। दूसरा, अभियुक्त की स्वदोष मोचक संस्वीकृति क्या है? जब संस्वीकृति वाले अभियुक्त का विचारण न हो रहा हो तो इसे सह अपराधी के विरुद्ध प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। ये भी नहीं सही है, किया जा सकता है। तीसरा, न्यायतर संस्वीकृति संपुष्ट अनिवार्य है, बिल्कुल सही है। चौथा, बंदूक का प्रयोग करने में प्रशिक्षित पुलिस अधिकारी विशेषज्ञ की राय मानी जा सकती है, बिल्कुल मानी जा सकती है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? तो पहला और दूसरा ये सही नहीं है, तो ऑप्शन ए सही होगा। चलिए देखिए, यहाँ बताया गया है कि किसी अभियुक्त द्वारा अपराध की स्वेच्छा और सीधी अभिस्वीकृति उसके विरुद्ध स्वीकृति नहीं मानी जाती है। अभियुक्त की स्वदोष मोचक संस्वीकृति को जब संस्वीकृति वाले अभियुक्त का विचारण न हो रहा हो तो सह अपराधी के विरुद्ध प्रयुक्त किया जा सकता है। ठीक है, ये बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेस इंटर एलिया एक्टा प्राप्त योग्य है किस सेक्शन के द्वारा? 46 के अंतर्गत, ऑप्शन सी। ठीक है, 46 याद रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये भी सुमेलित करने के लिए आपका है। ठीक है, चलिए देखते हैं। धारा 46 भारतीय साक्ष्य अधिनियम किससे है? ये है आपका विशेषज्ञ की राय पर आधारित तथ्य, ए का तीसरा। बी है धारा 47 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये किससे संबंधित है? ये हस्तलेखन के बारे में राय कब सुसंगत है, इससे संबंधित है, मतलब बी का चौथा। सी कहता है धारा 47A भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्या कहता है? इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में राय बताता है। 47A, ठीक है, पहले अंकी था, अब इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर हो गया है। लास्ट डी धारा 48 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये किसकी बात करता है? अधिकार अथवा प्रथा के बारे में राय कब सुसंगत है? 2। ठीक है, चलिए ये देखिए एपीओ में क्वेश्चन ये पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया निम्न में से कौन सा सही योग नहीं है? ध्यान देखिएगा, नहीं। स्वीकृति की परिभाषा 17 बिल्कुल सही। विशेषज्ञ की परिभाषा 45 बिल्कुल सही। चरित्र की परिभाषा 55 सही है। सामान्य अधिकार व प्रथा धारा 13 नहीं। देखिए यही लोग कंफ्यूज होते हैं, सामान्य अधिकार व प्रथा धारा 13 में नहीं बताई गई है बल्कि 48 में है। ठीक है, यहाँ सामान्य शब्द का यूज़ हुआ है 48 में जब आप पढ़ेंगे। ठीक है,
तो वहाँ क्या है 40 देखिए लिखा हुआ है धारा 48 के स्पष्टीकरण में साधारण रूढ़ि या अधिकार को परिभाषित करता है। ठीक है, साधारण या सामान्य अधिकार को था, तो ये 48 होगा, 13 नहीं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा रूढ़ि के अस्तित्व के बारे में राय को सुसंगत मानती है? तो कौन सी धारा है? 48 मानती है। ठीक है, रूढ़ि 48, अधिकार या रूढ़ि कहाँ शब्द है 48, और पीछे हमने पढ़ा था सेक्शन 13 में अधिकार या रूढ़ि की बात की गई। ठीक है, चलिए, किसी विवादित हस्तलेख को सिद्ध किया जा सकता है, कैसे सिद्ध किया जाएगा? विशेषज्ञ को आहूत करके, सही है। ऐसे व्यक्ति की परीक्षा द्वारा जो संबंधित दस्तावेज के लेखक के हस्तलेख से परिचित है, बिल्कुल सही। स्वीकृत एवं विवादित हस्तलेखों की तुलना करके, सही है। उपरोक्त सभी के द्वारा, तो सभी के द्वारा किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोड की सहायता से उत्तर दिए, हस्तलेखन को सिद्ध किया जा सकता है, कैसे सिद्ध करेंगे? चलिए देखते हैं। ये यूपी एपीओ में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान से पढ़िएगा। पहला, हस्तलेखन को सिद्ध किया जा सकता है, पहला लेखक के साक्ष्य द्वारा, सही है। विशेषज्ञ के मत द्वारा, सेक्शन 45 के अनुसार, सही। हस्तलेख से परिचित व्यक्ति के साक्ष्य द्वारा, 47, सही। साक्ष्य अधिनियम की धारा 73 के अंतर्गत न्यायालय द्वारा, बिल्कुल सही। तो ये चारों ऑप्शन आपके सही है, 1 2 3 4, ये चारों सही है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न यह है कि क्या अमुक दस्तावेज क द्वारा लिखी गई है? इस मामले में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सुसंगत है? देखते हैं। पहला, क के द्वारा लिखी गई एक अन्य दस्तावेज पेश की जाती है, ठीक है। दूसरा, इस प्रश्न पर विशेषज्ञों की राय कि दोनों दस्तावेजें एक ही व्यक्ति क द्वारा लिखी गई हैं, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट। इस प्रश्न पर विशेषज्ञों की राय कि दोनों दस्तावेजें विभिन्न व्यक्तियों द्वारा लिखी गई हैं, ठीक है। और लास्ट आपका बी व सी दोनों। तो यहाँ क्या ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी, बी व सी दोनों। क्यों? क्योंकि ये सेक्शन 45 का यही सेम दृष्टांत पूछा गया है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि जो 45 to 51 हम लोग पढ़ रहे हैं उसके दृष्टांत इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर आप पढ़िएगा, उनको मत छोड़िएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हस्तलेख विशेषज्ञ की राय हमेशा संपुष्टि आवश्यक है, साक्ष्य में अग्राह्य है, न्यायालयों पर बाध्यकारी है, बिना संपुष्टि के मान्य की जा सकती है। तो क्या होगा? हमेशा संपुष्टि आवश्यक है, ठीक है। तो संपुष्ट कर लेना चाहिए हस्तलेख विशेषज्ञ की राय का। नेक्स्ट, अन्य व्यक्ति की राय भारतीय दंड संहिता IPC 1860 के अधीन निम्न में से किन अपराधों हेतु सुसंगत नहीं है? ध्यान रखिएगा, नहीं है। एक्सपर्ट ओपिनियन की राय कहाँ IPC में सुसंगत नहीं है? किस सेक्शन में? तो सेक्शन आपका क्या हो जाएगा? सेक्शन 94, 95, 497 और 498 में। तो 494, 495, 497, 498 में, तो इसमें आपका सुसंगत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बात अभिमत राय साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं है? कौन सी बात साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है? एक साक्षी का कथन कि जवाब विधि विरुद्ध प्रतीत होता हो, पहला। दूसरा, उस व्यक्ति की राय जो किसी दूसरे व्यक्ति की लिपि के बारे में न्यायालय को राय बताता हो। तीसरा, मेडिकल साक्षी की राय। और चौथा, पुस्तकों में दी गई विशेषज्ञों की राय जबकि वे मृत हो चुके हों। तो कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें पहला, यही ग्राह्य नहीं है। एक साक्षी का कथन कि कोई जवाब विधि विरुद्ध प्रतीत होता हो, ठीक है। तो जो चीज़ विधि विरुद्ध प्रतीत होती हो तो वो ग्राह्य कैसे हो सकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य प्रथा के अनुसार विवाह संपन्न हुआ, यह सिद्ध करने के लिए क्या नियम है कि यह एक विधिमान्य वैवाहिक बंधन है? ऑप्शन ए, प्रथा को साक्ष्य के द्वारा सिद्ध किया जाएगा, सही है। न्यायालय प्रथा का न्यायिक संज्ञान लेते हैं, ठीक है। उपयुक्त न्यायालय सामान्य जन पर प्रथा के प्रभाव का मूल्यांकन करेगा, उपयुक्त सभी। तो इसमें सभी आपके ऑप्शन
सही होंगे। ये देखिए यूपी एपीओ में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ब, स तथा द ने अ को कभी लिखते हुए नहीं देखा। ब, स तथा द ने अ को कभी लिखते हुए नहीं देखा, परंतु वे अ के हस्तलेख के संबंध में राय देते हैं। इनमें से किसकी राय सुसंगत है? तो ऑप्शन ए ब की, क्योंकि ब दिल्ली में एक व्यापारी है। अ ने ब को संबोधित करते हुए कई पत्र लिखे हैं, ठीक है पहला। दूसरा स की, क्योंकि स अ का लिपिक है। स का कर्तव्य अ के पत्र व्यवहार को देखना तथा फाइल करना था, ठीक है। द की, क्योंकि द च का दलाल है। अ द्वारा च को लिखे पत्रों को च ने द के समक्ष बराबर रखा है तथा द की सलाह ली है। उपयुक्त सभी की, तो सभी की राय आपकी मानी जाएगी। क्यों मानी जाएगी? क्योंकि अ के लिखावट से सभी व्यक्ति सुपरिचित थे, ठीक है। सभी को जानकारी थी कि किस व्यक्ति का, भले ही कभी वो उनसे नहीं मिले हैं, उनको नहीं देखा है, बट उसकी लिखावट से वो परिचित थे। तो यहाँ लिखावट के संबंध में साक्ष्य देना है, ठीक है, न कि उनका चेहरे के संबंध में साक्ष्य देना है। तो उनके लिखावट से संबंधित ये तीनों लोग जानकारी रखते थे कि फला व्यक्ति की ये लिखावट है, इसलिए इसे सुसंगत माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जहाँ किसी न्यायिक प्रक्रिया में किसी अध्यापक के हस्तलेख के प्रश्न विवादित हों, उस अध्यापक के किसी विद्यार्थी की राय सुसंगत हो सकती है। साक्ष्य विधि अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत? तो सेक्शन 47 के अंतर्गत सुसंगत हो सकती है हस्तलेख के बारे में राय, ठीक है। 47 बात करता है हस्तलेख के बारे में राय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत जब न्यायालय को किसी व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में राय बनानी हो, तब निम्नलिखित में से किसकी राय सुसंगत है? पहला उस व्यक्ति की राय। दूसरा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत नियुक्त नियंत्रक की राय। तीसरा उस प्रमाणकर्ता अधिकारी की राय जिसने इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाण पत्र जारी किया है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन सी होगा, प्रमाणकर्ता अधिकारी की राय जिसने इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाण पत्र जारी किया है, ठीक है। ये 47A से संबंधित आपका क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित किस धारा में डिजिटल हस्ताक्षर से संबंधित राय को सुसंगत मान्य किया गया है? तो किस में किया गया है? 47A में किया गया है, ठीक है। यह सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 द्वारा जोड़ा गया है। कौन? सेक्शन 47A को जोड़ा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कथन है, दोनों कथन है। यदि इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर किए जाने के बाद उसमें किया गया परिवर्तन पता लगने योग्य नहीं है, तो प्रमाणीकरण के प्रयोजन हेतु वह इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर विश्वसनीय है, ठीक है। दूसरा, एक संविदा की रचना के दौरान प्रस्तावों की संसूचना इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के माध्यम से अभिव्यक्त की गई है। ऐसे मामले में केवल वह इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख संविदा को अप्रवर्तनीय नहीं बनाता है। तो इसमें से कौन सा सही है? तो केवल बी सही है, अ गलत है आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अधिकार या रूढ़ि से संबंधित प्रश्न की सुसंगतता के बारे में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में से किस धारा में उपबंध है? तो किस में है? यह धारा 13 में है। ध्यान रहे यहाँ क्या शब्द यूज़ किया गया, हम लोग पढ़ रहे हैं 45 to 51 राय, बट यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है ये ध्यान रखिएगा। अधिकार या रूढ़ि से संबंधित प्रश्न की सुसंगतता, ठीक है, सुसंगतता शब्द यूज हुआ है, न कि राय, ध्यान रखिए। तो ये कहाँ से है? 13 से है, न कि 48 से है, ये ध्यान रखिएगा, हमने आपको कहा था पढ़ाते हुए, ठीक है। ये देखिए यूपी एपीओ में पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूढ़ि के प्रमाण का ढंग दिया गया है, कहाँ दिया गया है? एविडेंस की धारा 32 सब क्लास 4 के अंतर्गत, एविडेंस की धारा 32 सब क्लास 7 के अंतर्गत,
एविडेंस की धारा 48 के अंतर्गत, उपरोक्त सभी के अंतर्गत। तो किस में दिया गया है? सभी के अंतर्गत दिया गया है, रूढ़ि के प्रमाण का ढंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रथा का साक्ष्य निम्न में से किसे स्थापित करने हेतु दिया जा सकता है? दीवानी अधिकार, सुखाधिकार, प्रथागत अधिकार, आपराधिक अधिकार। स्थापित करने हेतु नहीं दिया जा सकता, ध्यान रखिएगा, नहीं शब्द यूज हुआ तो कहाँ नहीं दिया जा सकता? आपराधिक अधिकार में नहीं दिया जा सकता प्रथा का साक्ष्य स्थापित करने हेतु। ठीक है, ये यूपी एपीओ में क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ध्यान से पढ़िएगा आप। ठीक है, तो बस यदि वीडियो आपको यहाँ तक पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक, तो अगला वीडियो हमारा कैरेक्टर पे होगा। शील का साक्ष्य हम लोग पढ़ेंगे, जिसका प्रावधान 52 से लेकर 55 तक में किया गया है। अब 55 के बाद ही हम लोग थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे। ठीक है, तो आपका एविडेंस जल्दी ही मैं समाप्त करने की कोशिश करूँगा। ठीक, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।